हेलो डियर लर्नर्स। आज हम लोग उड़ीसा में जो एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, उसके बारे में थोड़ी एक टेक्निकल एस्पेक्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों हुआ, उसके जो थ्योरीज बन के आ रही हैं, क्या उन थ्योरीज में कोई सच्चाई है। कवच जिसके बारे में इतनी आवाजें उठ रही हैं कि कहाँ इंस्टॉल, क्या उस कवच का कोई रोल भी है, कि कवच सिस्टम है क्या, उनको मैं एक आसान भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और जरूर मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस पूरे एक्सीडेंट के बारे में कि क्या कारण है और क्या। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अपना जो इंडियन रेलवे है वो सबसे ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब यह है कि अगर मान के चलिए कि जिस चेयर पे मैं बैठा हूं या जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, मेरा वजन मान के चलो 100 किलो है, तो क्या वो चेयर जो है एक इंसान के लिए बनी है? तो क्या चेयर वो 100 किलो ही वजन उठा पाएगी या नहीं, या उससे ज्यादा भी वो उठा सकती है? दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिंपल एक बेसिक एग्जांपल दूं मैं, जैसे बच्चों को समझाता भी हूं कि एक मोटरसाइकिल आइडियली कितने लोगों के लिए डिजाइन की जाती है? 2 लोगों के लिए डिजाइन की जाती है आइडियली। बट आपने उस मोटरसाइकिल में मैक्सिमम कितने लोगों को बैठे देखा है? आप जब आर्मी की परेड्स और ये सब जो स्टंट लोग करते हैं तो आपने देखा होगा एक मोटरसाइकिल पे ऐसे पिरामिड बनाकर 20 से 22 लोग होते हैं। तो क्या वो मोटरसाइकिल कोलैप्स कर जाती है? नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से बनाई जाती है। उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी जुड़ा होता है कि अगर कल के दिन इसको ब्लीच किया गया तो इस लेवल तक वो हो सकता है। तो जब मोटरसाइकिल 2 लोगों के लिए बनाई जाती है और वो इतने हाई, जो मतलब 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 8 गुना नहीं, 20-22 लोगों को वजन झेल सकती है, तो उससे कहीं ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेलवे लेकर चलती है। ठीक है, तो रेलवे पर डायरेक्ट क्वेश्चन उठा देना, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये होता है, और मैं आपको बता दूं इंडिया में सबसे ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर कहीं लिया जाता है दैट इज रेलवे। ठीक है, अब आगे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये एक लेआउट है, बहनगा बाजार करके एक रेलवे स्टेशन है जहां के आसपास ये हुआ है, वहां का। ऐसे दो, ये जो येलो कलर की लाइंस हैं ये होती हैं मेन लाइन। ठीक है, मेन लाइन, इनको मैं लिख भी देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। मेन लाइन, मेन लाइन का मतलब यह है कि अगर आपने कभी स्टेशन में देखा हो कि कुछ ट्रेनें होती बहुत तेजी से निकल जाती हैं, और ये जो किनारे साइड है जो ये है दैट इज कॉल्ड लूप लाइन। लूप लाइन जो होती हैं, तो क्या होता है, जैसे मान लो किसी ट्रेन का उस स्टॉपेज नहीं है तो वो मेन लाइन से होकर निकल जाती है, और लूप लाइन में केवल वही ट्रेनें जाती हैं जिनको हमको रोकना है या फिर हमको क्रॉसिंग करानी है। आपने देखा होगा ना, पैसेंजर ट्रेन कभी कभी खड़ी हो जाती हैं, फिर एक ट्रेन क्रॉसिंग करती है, तो वो जो ट्रेन निकल जाती है वो मेन लाइन से जाती है, और लूप लाइन में हम ट्रेन को खड़ा करते हैं। अब ये समझने की चीज है कि क्या होता है कि ये जो लूप लाइन है नीचे वाली, इसमें एक ट्रेन खड़ी होती है, एक मालगाड़ी को लगाया जाता है इस लूप लाइन में, और उस मालगाड़ी में आयरन ओर भरा हुआ है। आयरन ओर मतलब लोहा, आयरन ओर मतलब बहुत भारी लोहा भरा हुआ है। ठीक है, इसको यहां पर खड़ा कर दिया जाता है। ये यहां पर, ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ये शालीमार एक स्टेशन है हावड़ा कोलकाता का, वहां से ये चेन्नई की तरफ जा रही थी। और सिमिलरली यशवंतपुर एक ट्रेन है जो बैंगलोर से हावड़ा की तरफ जा रही थी, तीर के निशान से मैंने दिखाया। तो क्या होता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस, 2 थ्योरी सामने आ रही। एक जो आपने देखा होगा कि सिग्नल फेलियर लोग बोल रहे हैं। सिग्नल फेलियर में लोगों का यह कहना है, अभी कोई इनिशियल चीजें नहीं आई हैं तो मैं कोई कंफर्म चीज नहीं बोल सकता हूं। सिग्नल फेलियर में लोगों का यह कहना है कि ट्रेन को इस मेन लाइन पर जाना था, लेकिन वहां से उन्होंने गलत सिग्नल दे दिया, जिसकी वजह से ट्रेन इस लूप लाइन में आ गई और जाकर यहां पर खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गई आमने सामने। ठीक है, यह पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी या दूसरा जो बोला जा रहा है, यह बोला जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस बिल्कुल सीधी रास्ते पे जा रही थी, कितनी स्पीड से? 128 किलोमीटर पर आवर, 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रही थी। बहुत तेज स्पीड होती है ये।
और ये इस ट्रैक की जो मैक्सिमम लिमिटेड स्पीड है वो 130 किलोमीटर है, तो 128 किलोमीटर की रफ्तार से ये जा रही थी। और इसके जो बॉगीज हैं वो डी रेल हो जाती है। डी रेल मतलब जो रेल होती है ना, लोहे की जो पटरियां बिछी होती हैं उसको रेल बोलते हैं। रेल से किसी भी ट्रेन का उतर जाना, दैट इज कॉल्ड डी रेल। तो डी रेल हो जाती है कोरोमंडल, और जाकर यहां पर जो आयरन ओर वाली ट्रेन खड़ी है इस लूप लाइन में, उससे जाकर टकरा जाती है। ऐसा कहना है कुछ लोगों का भी कि यहां पर जो आयरन ओर वाली मालगाड़ी खड़ी है उससे जाकर ये टकराती है। और चूंकि इंपैक्ट इतना तेज था, एक तो 128 किलोमीटर, दूसरा इसके ऊपर, तो ये इससे जब आके टकराती है ना, तो क्या होता है कि इंपैक्ट की वजह से आपकी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बॉगीज या इंजन जो होते हैं ये मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान समझिएगा, इसमें भरा क्या है, आयरन ओर। और आयरन ओर की वजह से ये गाड़ी इतनी, मालगाड़ी इतनी तेजी से स्टेबल है, या फिर उस जगह से ये डीरेल नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर होती है, लेकिन आपने देखा होगा मालगाड़ी अपनी जगह पे खड़ी है। अब तो क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज से टकराओगे जो हिल नहीं रही है अपनी जगह से, तो पूरा इंपैक्ट जो था वो कोरोमंडल की बॉगीज के ऊपर आता है और वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। और एक और चीज मैं बता दूं, कोरोमंडल की जो बॉगीज है ना वो बहुत ही सेफ हैं। LHB जो टेक्नोलॉजी है रेलवे की, उसकी बॉगीज थी। LHB मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जब रेल की बॉगीज टकराए तो ऐसे कोलैप्स ना कर जाएं, सिकुड़ ना जाएं, तो उस टेक्नोलॉजी से थी। लेकिन यहां पर कंडीशन बिल्कुल अलग थी। वो सामान्य सिचुएशन के लिए बॉगीज डिजाइन की गई थी कि मतलब सिंपल अगर डीरेल होती या कहीं पेड़ से टकराती, लेकिन यहां पर आयरन ओर की जब मालगाड़ी से टकराती है वो, तो वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी दुर्घटना होती है। वहीं पर जब ये टकराती है तो इसके पूरे डिब्बे बिखर जाते हैं, और बिखरने की वजह से यहां से यशवंतपुर मेल 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी। यशवंतपुर मेल किधर से, बेंगलोर से उल्टी दिशा में। तो ये जो यशवंतपुर मेल है ये पूरी लगभग निकल चुकी थी। तो इसके अंतिम 2 डिब्बे जो होते हैं वो, इसके जो बिखरे हुए डिब्बे थे वो जाकर इससे टकरा जाते हैं, और यशवंतपुर मेल के अंतिम 2 डिब्बे जो थे वो डीरेल हो जाते हैं, जिसमें एक दुर्घटना वहां पर भी हो जाती है। और वो जो डीरेल थे, इस लूप लाइन में, जो यहां पर एक लूप लाइन है, इसमें भी एक मालगाड़ी खड़ी की जाती है, वो जाकर डिब्बे इस मालगाड़ी से भी टकरा जाते हैं। तो बेसिकली जो हवा उड़ रही है ना, 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, ऐसा कुछ नहीं है। केवल कोरोमंडल का एक्सीडेंट हुआ है जो जाकर इस पे टकराती है, जो यहां पर आयरन ओर की मालगाड़ी खड़ी थी। चूंकि वो मालगाड़ी बहुत भारी थी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो हिल ही नहीं रही थी, वो इतनी स्टेबल ट्रेन थी, तो टकराती है और इसके पूरे डिब्बे बिखर जाते हैं। और यशवंतपुर मेल, अगर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और होते ना तो यशवंतपुर मेल निकल जाती। अब आप खुद सोच के देखो ना, 124 की स्पीड से ट्रेन तुरंत निकल जाती। अंतिम 2 डिब्बे उसके कोरोमंडल के उस पे जाकर टकरा जाते हैं, तो यशवंतपुर के अंतिम 2 डिब्बे जो थे वो निकलते हैं, और उधर साइड जो ट्रेन खड़ी होती है इस लूप लाइन में, उससे जाकर टकराते हैं, और वहां पर भी एक एक्सीडेंट होता है, और जिसकी वजह से ये पूरी जो दुर्घटना हुई है ये पूरा ओवरव्यू ये था। अब ये 2 थ्योरीज में से कौन सी सही है कौन सी नहीं, अब ये बात आगे की है, अब वो जांच होगी तो पता चलेगी, ठीक है। अब और देखो, ड्राइवर का काम ये नहीं होता है कि वो देखे और ये करे, रोक दे गाड़ी। ड्राइवर का काम होता है अगर ग्रीन सिग्नल है तो वो बढ़ाएगा, और ड्राइवर को यहां पर ग्रीन सिग्नल सेट थे और ग्रीन थे। इसका मतलब क्या है कि ड्राइवर अपनी मैक्सिमम लिमिट पर ट्रेन को ले जा सकता है, और मैक्सिमम लिमिट इस रूट की थी 130 किलोमीटर पर आवर। तो कहीं पर भी ओवर स्पीडिंग की तो बात ही नहीं है। दूसरा, कोई बोलेगा ओवर 128 130 तो बराबर है। हाँ, इतनी स्पीड में वो ट्रेन चलती है, क्योंकि आप कोरोमंडल का अगर देखोगे ना, शालीमार से, आप खुद सोच के देखो, हावड़ा मतलब कोलकाता से चेन्नई जाती है वो, बिल्कुल ऊपर से नीचे की ओर, और बहुत जल्दी पहुंचाती है ये। तो स्पीड ऑब्वियस सी बात है रहेगी। मैंने दोनों ट्रेन के नंबर भी लिख दिए हैं। तो लिमिट जो मैक्सिमम स्पीड है उसमें, और अगर ग्रीन सिग्नल है तो इसका मतलब है कि ड्राइवर को ये पूरा हक है कि वो पूरी स्पीड से ट्रेन को लेकर जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये है पूरा।
और ये जो स्पीड मैंने निकाली है ना 128 124, ये रेलवे के ऑफिशियल्स की तरफ से ही है। और ये जितने भी स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने रेलवे के ऑफिशियल स्टेटमेंट से ही निकाले हैं कि दो थ्योरीज कौन कौन सी आ रही हैं। अभी देखते हैं आगे क्या इससे और निकल के आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा घटनाक्रम था। अब हम बात करते हैं कवच की। कवच क्या है? कवच एक ऐसा सिस्टम है जिसको अभी कुछ ट्रेन्स में और कुछ ट्रैक्स पर लागू किया गया है। ठीक है, तो वो क्या करता है कवच कि मान के चलिए आपकी ये एक रेलवे लाइन है। ठीक है, ट्रेन आपकी इधर साइड से आ रही है और यहां पर कोई ऑब्स्ट्रैक्शन है या फिर कोई लाइन कुछ हो रहा है या फिर रेड सिग्नल ही है, या फिर रेड सिग्नल ही है। ठीक है, तो जो भी कुछ है यहां पर, ये जो ट्रेन का इंजन है अगर इसमें कवच सिस्टम है और इस पूरे ट्रैक पर कवच सिस्टम लागू किया गया है, तो ये इंजन का ड्राइवर अगर ब्रेक नहीं भी लगाता है तो ऑटोमेटिक ट्रेन इससे काफी दूर पहले ही रुक जाएगी। और यहां पर अगर इंजन खड़ा है या फिर जैसे पहली थ्योरी बोल रही थी यहां पर कि आमने सामने टक्कर हो गई है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती तो कवच हो सकता है रोक लेता। लेकिन जो कवच के फाउंडर्स हैं, जो वंदे भारत ट्रेन में इंस्टॉल्ड है वो, तो उसके भी जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि जिस स्पीड से ट्रेन थी और ये जो सब चीजें हुई हैं, ये बहुत मुश्किल था कि ये कवच भी इसको रोक पाता। क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर ट्रेन लूप लाइन में आई होगी, इस लाइन में आई होगी, अगर ट्रेन इस लूप लाइन में आई होगी और सीधे जाकर आमने सामने, तो 128 किलोमीटर पर आवर मतलब सेकंडों में टकराई होगी, कुछ सेकंडों में टकराई होगी। तो बहुत ही मुश्किल है ये कह पाना कि कवच इसको रोक पाता। और रेलवे के ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना है कि दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक ऐसी इन्वेंट नहीं हुई है जो इस रेलवे दुर्घटना को रोक पाती। उसका रीजन भी आपको साफ समझ में आया होगा कि यशवंतपुर मेल तो निकल चुकी थी, बस उसके लास्ट के 2 डिब्बे कोरोमंडल के डिब्बे बिखरने से टकराए हैं। तो वो ट्रेन तो ठीक है, उसका इंपैक्ट। दूसरा, कोरोमंडल अगर डी रेल हुई है तो डी रेल के भी बहुत सारी चांसेस होते हैं कि रेलवे जो लिंक है जहां पर ज्वाइंट है वो ठीक से नहीं थे क्या वो जो रेलवे के जो फास्टनर्स हैं जिनसे रेलवे की पटरी को जोड़ा जाता है वो ठीक से नहीं थे। डी रेल की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो अब देखिए जांच होगी तो पता चलेगा। तो कवच बेसिकली ये करता है। कवच ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो, आप खुद ही देखो ना यार कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो कितनी बार जानवरों से टकरा चुकी है, कवच ने रोका क्यों नहीं? क्योंकि जब ट्रेन बहुत स्पीड में होती है ना तो कवच, अब खुद सोच के देखो ना, 150 की स्पीड में ट्रेन है, 100 मीटर में रोकना है, ट्रेन पलट जाएगी अगर अचानक से ब्रेक लगा दिया गया तो पूरी ट्रेन पलट जाएगी। तो कवच का सिस्टम ये है कि एक लिमिट में वो कर सकता है काम। ये भी एक अच्छा अप्रिशिएटेड स्टेप है कि हाँ हम कर सकते हैं इसको, और इसको इंप्रूव करने की और जरूरत है। तो अब देखिए क्या होता है आगे, प्रिलिमिनरी स्टेज में क्या निकलते हैं, क्या चीजें होती हैं, जांच क्या होती है। तो अब इंडिपेंडेंटली और थोड़ा सा इसको हम लोगों को जो भी है एक सिंपैथी से और थोड़ा सा गंभीरता से इस सब्जेक्ट को लेने की जरूरत है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें पहले से मालूम था, कुछ धर्मगुरु बोल रहे हैं, ये सब चीजें थोड़ी बचकानी हो जाती हैं। तो इन पर अपन ज्यादा बात ना करें और अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर बात करें, है ना। और ये जो चीजें हुई हैं इनको समझें, ठीक है, कि क्यों हुई है, कारण क्या है, आपस में टकराना कारण है कि आमने सामने टक्कर हुई है, ये तो चीजें से। लेकिन क्या क्या हुई है, बहुत सारी आपको फेक न्यूज भी मिली होंगी कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। सोच के देखो ना यार, 3 ट्रेनें कैसे टकरा सकती हैं आपस में, है ना। तो ऐसी चीजों से अपन अफवाहों से बचें। और बेसिकली मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। कोई भी और चीजें आपको समझना हो या कुछ आपको अपडेट मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।